विषय बहुत व्यवहारिक है और मैं कार्यालयीन कार्य व्यवहार, फाइलें, दस्तावेजों का प्रबंधन और रखरखाव, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और ये विषय हमारी जो बैंक्स की संस्था बैंक्स हैं, हमारी जो शाखाएं हैं और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जो मुख्यालय है, उन सब के लिए बहुत व्यवहारिक है। आ, आप सबको पता होना चाहिए कि मंत्रालयीन कार्य प्रणाली पुस्तिका एक बनाई गई है। इसमें कार्यालय प्रबंधन के लिए शासन के बहुत से निर्देश हैं और उन निर्देशों के अनुरूप यदि आप कार्य व्यवहार करते हैं और अपनी फाइलिंग सिस्टम को, आपका जो कहना चाहिए पत्राचार है, आपका जो फाइलों का रखरखाव है, आपके जो उत्तर देने का तरीका है, उन सब चीज़ों में आमूल परिवर्तन आएगा। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इस विषय के संदर्भ में कभी कोई व्यवहारिक रूप से कोई व्याख्यान आप तक पहुंचा होगा। इसलिए इस विषय को आज हम लोगों ने आपके समक्ष रखा हुआ है। तो बेसिकली मित्रों, शासन के जो शासन का जो आचार संहिता है, उसमें डाक के आठ प्रकार की डाक बताई गई है। सबसे पहला पत्र होता है। हम सबको पता है कि सामान्यतः हम लोग पत्रों का आदान प्रदान करते रहते हैं। प्रतिदिन हमें शाखाओं से, हमारे मुख्यालय से, बहुत से शासकीय कार्यालयों से और हमारे अपेक्स बैंक से, नाबार्ड से, आरबीआई से बहुत से हम लोगों को पत्र प्राप्त होते हैं। और ये बड़ा सामान्य शिष्टाचार होता है कि हम पत्रों को प्राप्त करके और उनको अपने आवक में दर्ज करते हुए फिर जिससे उसको जिसकी तरफ भेजना होता है, फिर उसको आवक पंजी के बाद में हम उसमें उसको वहाँ पर प्रश्नांकित करके और उनका हस्ताक्षर करके वो पत्र तक पहुँचाते हैं आगे की कार्रवाई के लिए। ज्ञापन एक और तरीका है डाक का कि हमको बहुत से ज्ञापन मिलते हैं। आप देखते होंगे कि पत्र और ज्ञापन में छोटा सा अंतर यह है कि ज्ञापन एक बड़ा समूह की बात होती है जिसमें बहुत सी बातें उल्लिखित होती हैं। और जब कोई समूह आपसे कोई चर्चा करना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है, तो वो अपनी बात एक ज्ञापन के रूप में रखता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी आपके हमारे कोई संगठन है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का संगठन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधन से कोई बात करता है, तो वो भी ज्ञापन के जरिए अपनी मांगों को सामने रखता है। तो ज्ञापन एक बड़ा बृहद विषय है जिसके माध्यम से एक बड़ा समूह जो है अपनी मांगों या उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसके बारे में जानकारी देता है। तीसरा, आपको पता होगा प्रश्नांकन। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने तरह से उसका इंटरप्रिटेशन या उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं और उसका अर्थ जो शासन चाहता है या जिस विभाग से हमको जो पत्र प्राप्त हुआ है, वो उसका अर्थ सामने वाले तक वैसा ही पहुंचे तो हम उस पत्र का किसी तरह का विश्लेषण या उसमें कोई स्पष्टीकरण ना जारी करते हुए मात्र उसका हम प्रश्नांकन कर देते हैं। तो प्रश्नांकन से ये फायदा होता है, एक तो अलग से कोई पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है और जिससे भी संस्था ने हमसे जो भी अपेक्षा की है वो पूरी की पूरी मंशा के साथ में वो प्रश्नांकन के स्वरूप में सामने वाले तक पहुंच जाता है और प्रश्नांकन को समझकर और प्रश्नांकन के अनुरूप जो पत्र में जानकारी चाही गई है उस पर वो कार्रवाई करता है। आपको परिपत्र पता है कि सरकार की तरफ से या आरबीआई की तरफ से या नाबार्ड की तरफ से या अपेक्स बैंक की तरफ से लगातार परिपत्र जारी होते रहते हैं। इवन शासन के हमारे बहुत से जो संस्थाएं हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उसमें आप देखते होंगे कि एमडीएम के संदर्भ में परिपत्र जारी होते हैं। आप देखते होंगे कि आपका जो महिला बाल विकास है जिससे हम जुड़े हुए हैं, वहाँ से परिपत्र हम लोगों को जारी होते हैं। डीआरडीए से हम लोगों के लिए परिपत्र जारी होते हैं। सहकारिता विभाग से लगातार आप देखते हैं कि हमारे लिए परिपत्र आते रहते हैं। भारत सरकार के, राज्य सरकार से बहुत से परिपत्र आते रहते हैं। इसके साथ ही आप देखते हैं कि रिजर्व बैंक है या नाबार्ड है, इनकी तरफ से भी हम लोगों को बहुत से परिपत्र आते हैं। तो परिपत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे प्रदेश में एक बड़ा अनूठा काम हुआ है। राज्य सहकारी संघ ने 1935 से लेके सन 2022 तक जितने भी सहकारिता से संबंधित परिपत्र थे उनका संकलन 2 वॉल्यूम के रूप में किया है और उनको बाकायदा प्रकाशित भी किया है। और उनके कारण क्या है, इस तरह का जो संकलन है, ये संकलन अपने आप में इतना फायदेमंद है कि आपको मार्केटिंग का कोई भी देखना हो परिपत्र, या आपको बचत बैंक के संदर्भ में कोई परिपत्र देखना हो, या आपको क्रेडिट के संदर्भ में कोई परिपत्र देखना हो, तो उसमें राज्य शासन और सहकारिता विभाग के जितने भी परिपत्र हैं
मार्च 2022 तक के, वो सारे के सारे 2 वॉल्यूम में उपलब्ध हैं। तो परिपत्रों को, मेरा ऐसा मानना है कि नाबार्ड में ये प्रैक्टिसेस आपकी जानकारी में होगा कि वहाँ पर वर्षवार परिपत्रों का संकलन जारी होता है। कि 2021 में 1/4/2021 से 31/3/2022 तक जो भी परिपत्र जारी किए, उनका एक पूरा किताब बनती है वहाँ पर। फिर अगले साल जो जारी हुए उनकी किताब बनती है। तो वहाँ पर आपको वर्षवार सारे परिपत्र पूरे के पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ पर इस तरह की कोई प्रथा नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हमको कोई परिपत्र की आवश्यकता है तो हम परिपत्र के ढूंढने के लिए कई बार हम लोगों को फोन करना पड़ता है दूसरे बैंकों में, यार ये परिपत्र मुझे ध्यान में निकला था लेकिन हमारे यहाँ उसकी कॉपी नहीं मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के हेड ऑफिस में और ब्रांच में जो परिपत्र जारी होते हैं उन परिपत्रों को विषयवार आपको वर्षवार संकलित करके और उनका संकलन आपके यहाँ पर स्थायी रूप से संदर्भ के लिए होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिपाटी बहुत अच्छी संस्थाओं में नाबार्ड जैसे आरबीआई में ये हमेशा से वहाँ पर परिपाटी रही है, लेकिन इसका अभाव जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में रहा है। तो आज की कार्यशाला या आज का जो प्रशिक्षण सत्र है उसके माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि इस साल जो है 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की जो भी परिपत्र जारी हों उनको विषयवार संकलित करके और उनकी किताबें बनाना आप लोग शुरू कर दें। जहाँ तक 1935 से लेके 2022 तक के जो भी परिपत्र हैं वो परिपत्र के लिए आप चाहें तो राज्य सहकारी संघ से अनुरोध कर सकते हैं। उसकी कीमत रखी उन्होंने और 2 वॉल्यूम हैं, दोनों वॉल्यूम को खरीदने से आपको 99% आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। संकल्प के बारे में आपको पता है कि रेजोल्यूशंस जो हैं कुछ संकल्प पारित होते हैं। आप सब लोग, हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं तो हमारा बोर्ड में मीटिंग्स होती है उसमें हम लोग संकल्प पारित करते हैं। राज्य शासन में बहुत से संकल्प पारित होते हैं, विधानसभा में संकल्प पारित होते हैं। तो ये जो संकल्प हैं इन संकल्पों का पारित होने के बाद में उसका जो क्रियान्वयन है उसके क्रियान्वयन के लिए हम लोगों के लिए निर्देश होते हैं। और आप सारे लोग समझ लें कि संकल्प पारित होने के बाद में उनका जो कंप्लायंस है वो कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए ताकि संकल्प की पूर्ति हुई या नहीं हुई, और संकल्प की पूर्ति हुई तो वो पूरे 100% पूरी से पूर्ति हुई या आंशिक रूप से उसकी पूर्ति हुई या उसमें आने वाली कठिनाइयाँ क्या रही, ये हम सबको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखते होंगे कि विभिन्न तरह की अधिसूचनाएं जारी होती हैं। अधिसूचनाएं जारी होने के पीछे बहुत सा उद्देश्य होता है कि जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन में कई बार कुछ विज्ञापन होते हैं कि पदों की रिक्ति के संदर्भ में विज्ञापन होते हैं, या फिर आप देखते हैं कि हमारे पास में यदि कोई अचल संपत्ति है जिसका विक्रय हम जो है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत करना चाहते हैं उसकी भी अधिसूचना एक निर्धारित प्रारूप में जारी होती है। बहुत सी अधिसूचनाएं ऐसी जारी होती हैं कि जैसे हमको कोई पुरानी जीप बेचनी है या 4 व्हीलर अपने को बेचना है या हमारा कोई कंप्यूटर से संबंधित कोई कबाड़ बेचना है, इस सब को हम लोग जो है पेपर में विज्ञापन देके अधिसूचना के माध्यम से इसको संबंधित तक पहुँचाते हैं। और अधिसूचनाएं हमारे लिए भी कई बार बहुत उपयोगी होती हैं। तो वो अधिसूचनाएं भी आप देखते हैं कोई जैसे कि कभी हम स्थान परिवर्तन करते हैं कार्यालय का, तो कार्यालय के स्थान परिवर्तन होने पर हम लोग अधिसूचना जारी करते हैं कि ये पहले हमारा ये था, आज की तारीख में अधिसूचना के माध्यम से हम सूचित करते हैं कि हमारा कार्यालय इस स्थान पर संचालित हो रहा है। इसके बाद आप देखते होंगे कि बहुत सी जगह अर्थशास्त्रीय पत्र हम लोगों को प्राप्त होते हैं या हम लोग भी अर्थशास्त्रीय पत्र लिखते हैं जिसको डीओ हम लोग कहते हैं या डेमी ऑफिशियल जिसको कहा जाता है। ये वास्तव में होता क्या है, अर्थशास्त्रीय पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसके लिखने का तरीका क्या होता है, इस बारे में आपको समझना होगा। एक तो बहुत सामान्य तौर पर अर्थशास्त्रीय पत्र नहीं लिखा जाना चाहिए, ये निर्देश में लिखा गया है। और इन निर्देशों में ये लिखा गया है कि जब बहुत आपको लग रहा हो कि बहुत से बार पत्राचार करने के बाद भी उस विषय को कोई संस्था प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रही है, आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब हम लोग अर्थशास्त्रीय पत्र लिखते हैं। और कई बार हम लोग भी कुछ चीज़ों में काम नहीं कर पाते हैं, या हमारी जो संस्थाएं वरिष्ठ संस्थाएं हैं वो हमसे चाहती हैं कि उस पर संवेदनशीलता से काम हो, जल्दी काम हो, शासन के निर्देशों का पालन हो, तो हम लोगों को भी कई बार अर्थशास्त्रीय पत्र लिखा जाता है। और अर्थशास्त्रीय पत्र को बहुत महत्वपूर्ण पत्र माना जाता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि इनका उपयोग हम जितना कम से कम करें। यदि हम अपने वरिष्ठ को लिख रहे हैं तो आदरणीय लिखना पड़ता है हमें, और यदि हमको कोई लिख रहा है
तो फिर हमारे नाम से उसको लिखा जाता है। आप सबको पता है कि अशासकीय पत्र में जो है उसका पूरा जो भी डेजिग्नेशन है वो नीचे लिखा जाता है। प्रति जो भी आप देखते हैं कि पूरा पत्र लिखने के बाद में, हस्ताक्षर के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में अपन उसका जो जिसको संबोधित करते हैं उसको उसका एड्रेस डाला जाता है। सीधा सीधा उसमें आदरणीय श्री फला फला उनका जो नाम है वो नाम या उनका सरनेम है, उसके बाद विषय आ जाता है, विषय के बाद में हम अपनी बात लिखते हैं। इसके बाद अशासकीय पत्र, ये नॉर्मली शासन या हमारे कार्य क्षेत्र में नॉन गवर्नमेंटल जो हमारे पत्र हैं इनको हम लोग कभी भी जारी नहीं करते हैं। एक प्रकार के अनऑफिशियल ये पत्र होते हैं और इनका उपयोग कार्यालयों में सामान्यतः नहीं किया जाता है। तो मेरा सभी से आग्रह होगा कि आपको ये समझना होगा कि जितनी तरह की भी हमको डाक प्राप्त होती है उसमें पत्र क्या है, ज्ञापन क्या है, प्रश्नांकन क्या है, परिपत्र क्या है, संकल्प, अधिसूचना, अर्थशास्त्री, अशासकीय, इन सब का आपको विभेद मालूम होना चाहिए और इनको हम कब कैसे उपयोग करें इस बारे में हमें उचित समझ होने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि हमको जो डाक प्राप्त होती है तो डाक प्राप्त होती है तो सामान्यतः हम हमारे जो भी हम लोगों के पास, मैं भी कुछ डाक को पार करते रहा हूँ, तो डाक प्राप्त होने पे हमको इस बात को समझना होगा कि जो साधारण है इसमें आपको किसी तरह की कोई नोटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अविलंब, गोपनीय इस तरह के यदि हमको कोई भी डाक प्राप्त हो रही है तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे महत्वपूर्ण है कोई चीज, आपने उसको समझा कि ये पत्र की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जल्दी लेना है, तो उसमें महत्वपूर्ण जरूर लिखा जाना चाहिए। और जो भी उसको मार्क कर रहा है वो मार्क करते हुए संबंधित को उसमें कोई समय सीमा दे दे, ये इस समय सीमा में इसका आप अपने को उसका उत्तर या तत्काल या अति महत्वपूर्ण है तो आप इसको तत्काल बुला सकते हैं। अविलंब में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ आप देखते हैं कि यदि विधानसभा का कोई प्रश्न है या आपका कोई ध्यानाकर्षण है तो उसमें हमारे पास कोई समय नहीं होता है तो इसकी हम जानकारी अविलंब देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमसे बहुत सी गोपनीय जानकारियां चाही जाती हैं। ऐसे बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली संस्था के रूप में कोई ईडी का हमको कोई पत्र प्राप्त हो, इनकम टैक्स का कोई पत्र प्राप्त हो या लोकायुक्त का हमको कोई पत्र प्राप्त हो या माननीय न्यायालयों के कोई पत्र प्राप्त हो, तो इन सब चीज़ों की जो सूचनाएं होती हैं वो अपने आप में बड़ी गोपनीय होती हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कर्तव्य है कि इन गोपनीय सूचनाओं को वो किसी को मार्क न करे, वो पत्र को उस पत्र के संसद में चाहिए गई जानकारी के लिए वो संबंधित को अपने सामने बुलाएं और उस जानकारी को अपने सामने बनवाकर और गोपनीय रूप में ही संबंधित को भेजें। क्या होता है कि ये जानकारियां इतनी संवेदनशील होती हैं कि मान लीजिए कि आपका सीटीआर में या एसटीआर में आपने कोई ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस घोषित किया है और उसके संदर्भ में एफआईयू की कोई भी क्वेरी आई हुई है, तो वो क्वेरी आई है तो उस क्वेरी का जवाब आप गोपनीय रूप से देंगे। कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को सामान्य हमारा जो स्टाफ है उन तक वो जानकारी ना पहुँचे। और गोपनीय चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि माननीय कोर्ट का भी उसमें निर्देश होता है। आप सारे लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि आजकल हाई कोर्ट के बहुत सी प्रोसीडिंग्स जो हाई कोर्ट में जो भी चल रहा होता है वो आजकल यूट्यूब में लगातार उनके बहुत से वीडियोज हैं और आप देखें कि उसमें कोऑपरेटिव से संबंधित भी बहुत से वीडियोज हैं। तो मैं अभी आऊँगा कि हम लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष किस तरह से सावधानी बरतते हुए अपनी फाइलों में लिखना और नोटिंग करना चाहिए, तो मैं अभी डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा। कार्बन फाइल के बारे में जरूर मैं सामान्य रूप से चाहूँगा कि हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जितने भी तरह के हमारे पत्र जारी होते हैं या परिपत्र जारी होते हैं उसकी एक कॉपी जो है उसमें लिखा ही रहता है कार्बन फाइल एंडोर्समेंट में, और उसकी एक कॉपी उसमें लगाई जाती है और हमारे यहाँ पर पूरे साल भर की कार्बन फाइल रहती है। आपको पिछले 20 साल 25 साल के यदि कोई पुराना आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जहाँ कोई भी पत्र जारी किया है उसकी कॉपी हमारे यहाँ पर कार्बन फाइल की फाइल में मिलेगी और उसके लिए एक ऑफिसर डिप्यूट किया हुआ है कि वो जो उसकी कॉपी है वो एमडी के निर्देश के बाद में ही संबंधित को उसको पढ़ने को दिया जाएगा या उसकी फोटोकॉपी कर दी जाएगी। तो ये जो प्रथा है कि आपके यहाँ पर भी कार्बन फाइल आप जितने भी पत्र जारी कर रहे हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक या जितने भी तरह के आप निर्देश जारी करें उनके लिए आप अपनी खुद की वर्षवार कार्बन फाइल को जरूर मेंटेन करें। इसका फायदा ये होता है कि संबंधित सेक्शन में या संबंधित फाइल में वो परिपत्र या पत्र
कार्बन फाइल से उसका संदर्भ लेकर और उसके हिसाब से अपनी आगे की जो नोटिंग कर सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि कार्बन फाइल को मेंटेन करेंगे तो आज की कार्यशाला जो है बहुत रूप से मेरे लिए सफल मानी जाएगी। तो नेक्स्ट, फाइलों को तैयार करना। ये फाइलों को तैयार करना बहुत संवेदनशील विषय है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में फाइलिंग की जो परंपरा है, उस परंपरा में आप देखेंगे कि ना तो हम उसका संदर्भ डालते हैं, ना नंबर डालते हैं, ना फाइलों का कोई नंबर होता है। और आप देखेंगे कि बहुत सी जगह तो मेरा खुद का अनुभव आया है कि एक विषय की 25 नोटशीट आ जाती है। हर बार वो विषय पुरानी उसकी जो कनेक्टिविटी है या पुरानी जो फाइल है उससे संदर्भ में आगे चलनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि एक नया वो एक पन्ने का उन्होंने नोटशीट निकाली और पत्र का हवाला दिया कि ये कहा गया है और इसका उत्तर ये दिया जाना है या आदेशार्थ अवलोकनार्थ प्रस्तुत। आप समझ लीजिए कि उसका पुराना जो इतिहास है वो जब तक आप सतत रूप से उसको नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे समझेंगे कि पूर्व में इसमें क्या परंपरा रही है, किस तरह का निर्णय हुआ और आज हमको उसके परिपालन में किस तरह का निर्णय लेना है। तो मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि फाइलों को तैयार करने में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को बहुत सी सीखने की आवश्यकता है। और सीखने की आवश्यकता में आपको ध्यान में रखना सबसे पहले तो जो फाइलें हैं विषयवार आपकी फाइलिंग होनी चाहिए। तो विषय को सबसे पहले लिखें, फिर उसके बाद पत्र क्रमांक और दिनांक जो भी आया हुआ है, उसके बाद पूर्व का उसमें संदर्भ जरूर आना चाहिए। और जो भी आपका फाइल है वो पूर्व के संदर्भ के साथ में पूर्व की फाइल के साथ में ही वो नोटशीट आनी चाहिए। होता यह है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में पूर्व का संदर्भ बहुत मुश्किल से मिलता है। और मेरा शुरू शुरू का अनुभव रहा कि जब मुझे पहली बार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पदस्थ किया गया तो हमारे साथियों के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हमारे कुछ जो साथी थे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, उनको लगा कि यार ये जो अफसर है इसको काम वाम आता नहीं है, और उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए पूर्व का कोई संदर्भ नहीं, सीधा एक एक पन्ने की वो नोटशीट भेज दिए थे। मुझे मजबूरन हर बार ये लिखना पड़ा उस समय कि पूर्व के संदर्भ के साथ में रखें और या तो लिखें कि इसके पहले पूर्व में इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तब जाकर वहां पर कुछ सुधार हुआ था। अब नोटिंग की बात आती है, तो नोटिंग के बारे में जो फाइल को इनिशिएट करता है उसका काम ये है कि नोटिंग वो सिर्फ उतनी करे कि ये विषय है और इसमें ये निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके आगे जो भी नोटिंग करेगा उसमें जो हमारा बीच का अफसर है उससे अपेक्षा की जाती है कि पूर्व में उसमें क्या हुआ है, निर्देश क्या है, नियम क्या है और आज के संदर्भ में उसमें क्या किया जाना है, वो लिखना चाहिए। होता यह है कि जो हमारा बीच का अफसर है वो इसमें कुछ नहीं लिखता है। सारी जवाबदारी नियम को कोट करने की, पुराना इतिहास को कोट करने की और आज के संदर्भ में उस पर क्या निर्णय लिया जाना उचित होगा, ये लिखने की जवाबदारी सेकंड जो हमारा अफसर होता है उसकी होती है। लेकिन हमारा जो सेकंड अफसर है वो कुछ नहीं लिखने में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि वो जो नोटिंग कर रहा है कल को उसकी गले की हड्डी बनेगी, वो ऐसा मान के चलता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको नोटिंग में स्पष्ट करना पड़ेगा और डिटेल्ड नोटिंग करने की आवश्यकता है ताकि जो फाइनल अथॉरिटी है अंतिम रूप से उन सबको पढ़ने के बाद में वो निर्णय ले सके। नोटिंग के साथ फाइल में फ्लैगिंग भी जरूरी है कि आपने कोई परिपत्र का उल्लेख किया है तो उस परिपत्र के लिए आप उसको फ्लैग करें फाइल में, या आपने कोई पुराना रेफरेंस लिया है तो उसको भी फ्लैग करें। आप सारे लोग समझ लें, मैं एक अफसर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जब हमने शुरू में ज्वाइन किया तो एक बड़े हमारे अनुशासन के पक्के अफसर हुआ करते थे और उनके सामने फाइल ले जाना अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए चुनौती होती थी। चुनौती ये होती थी कि आपकी फाइल बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी फाइल